Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल। हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। और लिक्विड सॉल्यूशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछता है, थ्योरेटिकल टॉपिक है। फैक्टर्स affecting solubility of a solid in a liquid। कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें कि पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो एक थ्योरी है केमिस्ट्री में, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, इसका मतलब ये होता है, साथ में लिखते चलोगे, इट मीन्स polar solute will dissolve in polar solvent and non-polar solute will dissolve in non-polar solvent। देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं एक सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को जब हम उसको किसी एक लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड करते हैं। तो पहला फैक्टर है, केमिस्ट्री का बहुत बड़ा फैक्ट भी है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब जो जैसा है उसी तरह को अपने अंदर डिजॉल्व भी करता है। मतलब अगर कोई एक पोलर सॉल्वेंट है जैसे वाटर, तो उसमें पोलर सॉल्यूट बड़े आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। जैसे NaCl, NaCl तो पोलर है और वाटर भी पोलर है, तो NaCl को पानी में डालते के साथ वो डिजॉल्व हो जाता है। और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, यानी पोलर पोलर में, नॉन पोलर में। जैसे बेंजीन नॉन पोलर है, तो कोई भी नॉन पोलर सॉल्यूट उसमें डालोगे तो उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। इसको याद रखना है पहला। दूसरा जो है टेम्परेचर। टेम्परेचर, अब इसमें दो केस होगा। फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक में हीट देना पड़ता है। कोई भी एक प्रोसेस एंडोथर्मिक है, इसका मतलब है कि उस प्रोसेस को होने के लिए हीट देना पड़ेगा। तो एंडोथर्मिक यदि प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन है,
मतलब किसी एक सॉलिड को रिजोल्यूशन लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के लिए हीट देने की जरूरत पड़े तो उसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इस केस में ना एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पर टी का मतलब टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो उस केस में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। और यही यदि हम टेम्परेचर घटा दें तो वाइस वर्सा हो जाएगा। टेम्परेचर यदि घटा दो तो सॉल्युबिलिटी भी घट जाती है। यानी जैसे कोई एक वीक एसिड है और उसको आपने पानी में डाल दिया तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। वो जो वीक एसिड है जो टूटेगा, या कोई भी एसिड है जो पानी में टूट करके घुलेगा, या कहो घुला और टूट गया, तो उसमें हीट देना पड़ता है। जैसे एसिटिक एसिड है, पानी में डालोगे तो डिसॉल्व करने के लिए वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो जितना आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उतना उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटती है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव, एंथैल्पी का चेंज पॉजिटिव, हीट देना पड़ता है। ये सब थर्मोडायनेमिक का टर्म है, बहुत जगहों पर आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। लास्ट क्लास में भी हमने, लास्ट के उसके पहले वाले क्लास में बताया था, इसमें हीट देना पड़ता है, हीट इज एडेड। तो ये तो एंडोथर्मिक के लिए हुआ। एक्सोथर्मिक में उल्टा होता है। अच्छा ये बताओ कि इसी तरह से यदि हम लोग सोचें तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा? सॉल्यूशन को बनाने के लिए हीट देना पड़ेगा कि हीट लिबरेट होगा, हीट निकलेगा? लिबरेट होगा। लिबरेट होगा। वेरी गुड। हाँ, तो यदि जस्ट एक्सोथर्मिक अपोजिट। प्रोसेस है, हाँ जस्ट अपोजिट होगा फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव होता है, मतलब हीट यहां से लिबरेट होता है। ऑफ डिसोल्यूशन मतलब आपने किसी सॉलिड को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया और हीट लिबरेट हो रहा है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में डालोगे ना, यानी चूना को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, गर्म हो जाता है, हीट लिबरेट होना शुरू हो जाता है। तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इस केस में ना मामला उल्टा होता है। टेम्परेचर यदि आप बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटती है। उल्टा एकदम सोच लेना है। और टेम्परेचर को यदि हम घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। इसको नोट करते चलो। नोट कीजिए इसको। हो गया। एक सेकंड से। हो गया। सबका हो गया, आगे बढ़े। ये दो फैक्टर हुआ। एक तीसरा जो फैक्टर है प्रेशर। प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ता।
इट हैज नो सिग्निफिकेंट, मतलब पता चलने लायक, नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, या कहो ना के बराबर। इट हैज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। किसकी सॉल्युबिलिटी? जिसकी बात कर रहे हैं, एक सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड सॉल्वेंट में प्रेशर को घटाने या बढ़ाने से ना के बराबर फर्क पड़ता है। नोट कर लीजिए। सर तो जब फर्क नहीं पड़ता है तो सर ये कैसे इफेक्ट में आ? तो नहीं इफेक्ट है, और क्या याद रखना है? प्रेशर वगैरह पड़ते हैं ना, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये भी तुमसे अगर कोई पूछ दे कि प्रेशर का क्या इफेक्ट है, तो क्या बोलोगे तुम? जब पढ़ोगे नहीं तो क्या बोलोगे? पढ़ना तो पड़ेगा ना बच्चे, कि होता है कि नहीं होता है कि नहीं? प्रेशर का इफेक्ट वहां पर होता है जहां पर की चीजें कॉम्प्रेसिबल हो। तो ये जो लिक्विड और सॉलिड होता है ना, प्रेशर बढ़ाने या घटाने से उसके वॉल्यूम पर सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए उनकी सॉल्युबिलिटी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ती। तो जानना तो जरूरी है ना कि प्रेशर का क्या इफेक्ट है। तुमको दिया कि क्या प्रेशर का इफेक्ट है, तो तुमको लिखना पड़ेगा कि ना के बराबर है, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट है सॉल्युबिलिटी पर। तो जानकारी तो होनी चाहिए ना। टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, क्योंकि यही जो प्रेशर है आगे जाकर के देखेंगे कि प्रेशर का इफेक्ट गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड सॉल्वेंट में दी है तो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए पढ़ना पड़ता है। और क्या, एक और चीज पढ़ना होता है कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड, ये सब सॉल्यूशन क्या है? ये सब पूछता है। ये सब बोर्ड के पॉइंट से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जो है ना, इट हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो कि कोई भी सॉल्यूट हो सकता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, इट हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। डिसॉल्व तो है ही है, तो डिसॉल्व फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। एट ए गिवन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर चेंज करने पर तो अभी हम लोगों ने देखा कि सॉल्युबिलिटी चेंज करता है। इसीलिए कभी भी सॉल्युबिलिटी हम लोग डिफाइन करते हैं तो एक गिवन टेम्परेचर पे करते हैं। तो एक कोई दिया हुआ टेम्परेचर पर अगर किसी एक सॉल्यूशन में मैक्सिमम सॉल्यूट का अमाउंट डिसॉल्व है तो उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि मान लो कि 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन शुगर का है और उसमें आपने 50 ग्राम शुगर डाला हुआ है, तो 50 ग्राम मैक्सिमम डिसॉल्व हुआ है, उससे 1 ग्राम ज्यादा डाल रहे हो तो डिसॉल्व नहीं हो रहा। टेम्परेचर फिक्स है, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है और 50 ग्राम तक शुगर उसमें डिसॉल्व हुआ। थोड़ा सा भी आप शुगर ऐड करते हैं तो वो शुगर डिसॉल्व नहीं होता उस सॉल्यूशन में, बल्कि नीचे में जाकर के बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है। तो मैक्सिमम जो शुगर डिसॉल्व हो सकता था 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन में, वो कितना ग्राम है? 50 ग्राम। तो वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हुआ, जिसमें कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, उससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता, बट एट ए गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर उसमें फिक्स होना चाहिए।
तो ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अगर कोई एक सॉल्यूशन सैचुरेटेड था, जैसे मान लो, ध्यान से सुनोगे, 1 लीटर एक्वा सॉल्यूशन हमारे पास था शुगर का और 50 ग्राम उसमें शुगर डिज़ोल्व था और सैचुरेटेड था। अगर हम 5 ग्राम और शुगर ऐड कर दें, तो बताओ उसी टेम्परेचर पर शुगर घुलेगा कि नहीं? नो सर। नो सर। बोलो नो सर। सर। 50 ग्राम मैक्सिमम घुल सकता था उस टेम्परेचर पे, लेकिन हमने 55 ग्राम डाल दिया, 5 ग्राम और एक्स्ट्रा डाल दिया, तो क्या ये एक्स्ट्रा 5 ग्राम उसमें घुलेगा? नो सर। नहीं घुलेगा। तो बताओ कि क्या जो नहीं घुला शुगर वो सॉल्यूट कहा जाएगा क्या? वो सॉल्यूशन का पार्ट होगा क्या? पहले ये क्वेश्चन ये है कि सॉल्यूशन का पार्ट होगा क्या जो नहीं घुला? यस सर, होगा सर। नहीं, सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस होता है ना। तो नीचे नहीं जाके होगा बेचारा, वो नीचे जाके बैठ गया बेचारा। यस सर। तो नीचे जाके बैठ गया, तो क्या जो हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन में 50 ग्राम पहले से शुगर घुला हुआ था, उसमें तो वो घुला ही नहीं, नीचे जाके बैठ गया, तो क्या वो सॉल्यूशन का पार्ट होगा? नो सर। नहीं होगा, क्योंकि वो नीचे जाके बैठ गया, वो सॉल्यूशन से दूर हो गया, नीचे जाके पेंदी में जाके बैठ जाएगा। तो अगर सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन तो होमोजेनियस होता है और तो घुला ही नहीं, तो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, तो यदि सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, तो एक्स्ट्रा जो डालोगे ना कोई भी सॉल्यूट, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का पार्ट है ही नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि कभी भी कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, उसमें मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व है, उससे अगर हम एक्स्ट्रा सॉल्यूट डालेंगे, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जितना था उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखना है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये होता है। अब खुद ही सोच सकते हैं कि अनसैचुरेटेड क्या होगा। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मान लो कि 1 लीटर एक्वा सॉल्यूशन में 50 ग्राम मैक्सिमम शुगर डिसॉल्व हो सकता था गिवन टेम्परेचर पर, लेकिन उसमें अभी 30 ही ग्राम पड़ा हुआ है, तो अभी भी 20 ग्राम और डिसॉल्व हो सकता है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि कम अमाउंट डिसॉल्व है मैक्सिमम एलोवेबल जो अमाउंट है उससे, तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। मतलब ऐसा सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन कंटेन्स, मतलब उसमें मौजूद है lesser amount of solute than maximum amount which can be dissolved। मतलब जितना मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता था, तो उससे अगर कम डिसॉल्व्ड है, तो उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से हम लोग पुकारेंगे, है कि नहीं? और यदि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, क्योंकि सैचुरेटेड वाला में मैक्सिमम है और अनसैचुरेटेड में पार्टिकल कम है, तो पार्टिकल एक में कम है, एक में ज्यादा, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम नहीं होगा बल्कि डिफरेंट होगा। तो ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हुआ। इसी तरह से एक होता है सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसा हुआ भाई? एक ऐसे से कि टेम्परेचर हम बढ़ा रहे थे और सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ रही थी, है कि नहीं? कुछ ऐसे सॉल्यूशन है इसमें कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट हुआ कि उसी टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते एकदम थ्रेशोल्ड लिमिट तक पहुंच गया, उसके बाद कितना भी टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो और भी सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। यानी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता है और कुछ भी उसके बाद कर लो, टेम्परेचर बढ़ा लो या कोई भी फैक्टर चेंज करो, आपका जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ती नहीं है।
यानी कि इट कंटेन्स maximum amount of solute on changing all condition for example increasing temperature। मान लो कि कोई एक ऐसा सोल्यूशन है इसमें कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ता है कि नहीं। जैसे NaCl था 25 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम घुल रहा था, 50 डिग्री कर दिया 200 ग्राम हुआ, और टेम्परेचर बढ़ाते गए एक ऐसा लिमिट हुआ कि 2 किलो NaCl घुल गया टेम्परेचर बढ़ाने पर। लेकिन और यदि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो अब और जो NaCl है नहीं घुल रहा, तो ऐसा सॉल्यूशन को नाम ही है सुपर सैचुरेटेड। मतलब सैचुरेटेड तो है लेकिन अब एकदम सुपर हो गया, उससे ऊपर नहीं हो सकता। तो ऐसा सॉल्यूशन को कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नोट कर लो। सर जो एक्स्ट्रा घुल रहा है उसको हाँ। सॉल्यूशन का पार्ट कह सकते हैं कि नहीं? अरे घुल गया तो पार्ट है ना बेटा, जो घुल गया वो सॉल्यूशन का पार्ट है, जो नहीं घुला वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। तो कैसे ज्यादा घोले? तो ज्यादा घोलने का तरीका है, जैसे अगर ग्लूकोज लो और ग्लूकोज को ऐसे पानी में घोलो तो घुला, और डाला तो और घुल गया। मैक्सिमम जितना घुल सकता था, मान लो 1 किलो घुला, तूने कुछ पानी लिया था 1 किलो घुला, 1 किलो से ज्यादा घोल रहा तो नहीं घुल रहा। लेकिन क्या किया, अब उसको हमने चूल्हा पर चढ़ा दिया। चूल्हा पे चढ़ाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, है कि नहीं। तो टेम्परेचर और बढ़ाया तो और थोड़ा घुल सकता है, और घुल सकता है, लेकिन एक ऐसा लिमिट हो गया कि अब कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो तो भी सॉल्युबिलिटी अब बढ़ नहीं रही, मतलब अब और नहीं घुल रहा। तो जितना मैक्सिमम घुल सकता था उसी को कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। सीरा बना दिया, एकदम एकदम पूरा गाढ़ा हो गया, अब उससे ज्यादा नहीं घुल रहा, तो उसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी वेरियस पैरामीटर जिससे कि वो मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच सके, उसके बाद कोई भी फैक्टर चेंज कर रहे हो बढ़ाने के लिए तो अब नहीं बढ़ रहा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं सुपर सैचुरेटेड। देखो है तो सैचुरेटेड ही, लेकिन सुपर है, मतलब उसके ऊपर और पॉसिबल नहीं है। नोट कर लो। सर ये 4th पॉइंट होगा ना? ये पॉइंट नहीं है, ये अलग से है, ये तुम्हारा अलग से टॉपिक हो गया कि व्हाट आर सैचुरेटेड, व्हाट आर अनसैचुरेटेड एंड व्हाट आर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके सर। हाँ, ये तुम्हारा ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछता है कि ऊपर वाला जो फैक्टर्स अफेक्टिंग था उससे डिफरेंट होगा, पूछता इस तरह से व्हाट आर, उसके बाद फिर यही सब सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हो गया? यस सर। तो चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तक जो भी पढ़ रहे थे वो सॉल्यूशन था, यानी कंप्लीटली मिक्सेबल लिक्विड्स थे या कोई भी सॉल्यूट डाल रहे थे वो उसमें कंप्लीटली मिक्सेबल था, 100% मिक्स हो जा रहा था। एक केस होता है जो कि सॉल्यूशन तो कह ही नहीं सकते, वो केस होता है कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स का, केस ऑफ इमिसिबल। लिक्विड्स कंप्लीटली इमिसिबल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वाटर लिया और उसमें केरोसिन तेल मिला दिया, है कि नहीं। तो केरोसिन और वाटर एक दूसरे में नहीं घुलते, तो क्या होगा, कितना भी घोल लो दोनों
सॉल्यूशन तैयार कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, तो इसको हम कहेंगे ये इमिसिबल लिक्विड्स हैं। तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। क्या होगा सोच सकते हो, जैसे दो कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स को आपस में मिला दिया। मैं बता दूं, दिस टॉपिक इज ओनली फॉर एडवांस्ड, इसलिए नीट का जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ये टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं दिया, आपके सिलेबस में भी नहीं है, जेईई मेंस में सिलेबस में भी नहीं है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। दिस इज ओनली फॉर एडवांस्ड टेस्ट, जेईई एडवांस्ड का है तो उसमें ये पूछता है। लिख ले सर। हाँ, और क्या, ये लिखेगा नहीं तो फिर नीट वाला जो बच्चा है उसको पढ़ेगा तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उसको छोड़ सकता है ये टॉपिक। नीट तो वाले देखो, में हाँ नीट के लिए नहीं है, यहाँ लिख दिया ओनली फॉर एडवांस्ड, जेईई एडवांस्ड में ही सिर्फ पूछता है, बोर्ड में भी नहीं, एनसीईआरटी में सब नहीं दिया हुआ है। सॉल्यूशन है ही नहीं यार, सॉल्यूशन बनेगा होमोजेनियस से कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होगा सोच सकते हैं, पानी जो है और केरोसिन दोनों को मिला दिया और ऐसे ही छोड़ दिया, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, केरोसिन, और नीचे में क्या हो जाएगा, वाटर। लेकिन जो हल्का है ऊपर चला जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर चला जाएगा, जिसका डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे। तो दोनों लिक्विड को हमने, ए भी लिक्विड था और बी लिक्विड था, दोनों कंप्लीटली इमिसिबल थे, और ऐसे ही छोड़ दे तो एक ऊपर आ जाएगा एक नीचे रहेगा, जिसका डेंसिटी कम है वो ऊपर आ जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, एक स्टरर लगा दिया। स्टरर क्या करता है, तो कंटिन्यूअसली स्टर होते रहेगा, या तो हाथ से या मशीन से कंटिन्यूअसली स्टर हम कर रहे हैं इसको। तो क्या होगा, ए और बी का पार्टिकल दोनों ही सरफेस पर होंगे, है कि नहीं। स्टर अगर कंप्लीटली करोगे तो केरोसिन का भी पार्टिकल ऊपर होगा और पानी का भी पार्टिकल सरफेस पर होगा, लेकिन स्टर करना जरूरी है, तभी दोनों सरफेस पर होगा। यह स्टरर है, मारने वाला, रोटेट करने वाला। तो दोनों पार्टिकल अब सरफेस पर आ गया, तो क्या होगा, अब दोनों के बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, यहाँ रॉल्ड्स लॉ नहीं लगेगा, रॉल्ड्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, एकदम बिल्कुल इंडिपेंडेंट लिक्विड्स की तरह बिहेव करेगा। रॉल्ड्स लॉ नॉट एप्लीकेबल। तो क्या होगा, ये ए वाला भी वेपर में जाएगा, वेपर तो है, वेपर तो बनेगा ही, वोलेटाइल है, और बी वाला भी वेपर में जाएगा, वेपर दोनों का बना, ए का भी बना और बी का भी वेपर बना। अब ए का मोल फ्रैक्शन वेपर में मान लो कि YA है, और बी का जो मोल फ्रैक्शन है YB है। वेपर में ही पूछता है कि क्या मास का रेशियो होगा या क्या मोल का रेशियो होगा। तो देखो PA लिखा, PA का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए, जब आपने इमिसिबल लिक्विड्स को मिलाकर स्टर किया तो PA जो होगा ना वो बेसिकली PA नॉट के बराबर ही होगा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, लिक्विड एकदम बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, इंडिपेंडेंटली 100%। यानी अकेले जो वेपर प्रेशर लिक्विड ए का होता किसी कंटेनर में, तो मिलाने के बाद, स्टर करने के बाद भी उसका वेपर प्रेशर उतना ही होगा, रॉल्ड्स लॉ नहीं, यानी यहाँ पर एक्सेस से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो P इज इक्वल टू PA नॉट, सिमिलरली PB इज इक्वल टू PB नॉट के बराबर होता है, कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तभी तो नहीं घुल रहा। तो PA नॉट और PB नॉट वेपर में जो प्रेशर क्रिएट हुआ वो ओरिजिनल जो था उतना ही के बराबर रह गया। अब क्या करते हो, यहाँ ध्यान से देखोगे, मोल फ्रैक्शन किसी का भी गैस का लिखते हो तो कैसे लिखते हो, वहां पढ़े थे कि ए का अगर ऐसे लिखना है तो ऊपर में प्रेशर ए का, तो प्रेशर ए का है कितना, PA नॉट, और नीचे में टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर जोड़ोगे तो PA नॉट प्लस PB नॉट, है कि नहीं। बेसिकली ये PA डिवाइड बाई PA प्लस PB, जो कि PA नॉट और PB नॉट के बराबर है, तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली YB, मोल फ्रैक्शन B का वेपर फेज में ऐसे हो जाएगा, क्या, PB डिवाइड बाय PA प्लस PB। अब आपको पता है कि यहाँ पर भी जैसे प्योर सॉल्वेंट अकेला भी रहता तो भी जितना वेपर प्रेशर होता यहाँ पर भी वही रह जाएगा, नॉट नॉट नॉट। तो अब हम देख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन A और मोल फ्रैक्शन B वेपर में जो रेशियो होगा वो PA नॉट, यही पूछता है जी एडवांस में, PA नॉट डिवाइड बाई PB नॉट के बराबर होगा।
अब ये मोल फ्रैक्शन लिखते कैसे हो? अगर किसी का मोल फ्रैक्शन लिखना है तो नंबर ऑफ मोल ए का डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, यानी ए का भी और बी का भी, ऐसे तो लिखते हैं, डिवाइड बाय। अगर नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन बी का लिखना हो तो नंबर ऑफ मोल बी का, कहाँ की बात करें सर नंबर ऑफ मोल? जहाँ का मोल फ्रैक्शन देख रहे हो, कहाँ मोल फ्रैक्शन देख रहे हो? वाई का मतलब वेपर में, डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। तो एन ए और एन बी तो कैंसिल आउट हो गया, यानी बेसिकली नंबर ऑफ मोल का रेशियो कहाँ पर? इन वेपर। ये जो रेशियो आपने लिखा, दिस इज इन वेपर, ये किसके रेशियो के बराबर होगा? ये हो जाएगा वेपर प्रेशर जो लिक्विड इमिसिबल थे उसी के रेशियो के बराबर हो जाता है। इसी पर न्यूमेरिकल तुमसे पूछता है, देखते जाओगे। अभी हम वापस आएंगे। अब अभी जो हम लोगों ने लिखा कि नंबर ऑफ मोल ए का वेपर में बटा नंबर ऑफ मोल बी का वेपर में जो है, उनके वेपर प्रेशर के रेशियो के बराबर है ना? तो हो सकता है क्वेश्चन में आपसे ये पूछ दे कि दो कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स हैं और उसका प्योर का वेपर प्रेशर दिया हुआ रहेगा, तो उनका मोल का रेशियो क्या होगा वेपर में? तो ये आंसर होगा। मास का रेशियो भी पूछ सकता है, तो नंबर ऑफ मोल कैसे लिखते हो? वजन ए का डिवाइड बाय मोलर मास ए का, डब्ल्यू का मतलब क्या? वेट मास, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल बी का, तो मास बी का एंड डिवाइड बाय मोलर मास बी का, इट इज इक्वल टू पी ए नॉट डिवाइड बाय पी बी नॉट। तो हो सकता है कि आपको मास का रेशियो पूछ दे, तो यहां से हम मास का रेशियो निकाल सकते हैं। मास ए का बटा मास बी का, कहां पर? वेपर में। इट विल बी इक्वल टू पी ए नॉट डिवाइड बाय पी बी नॉट, और ये मोलर मास का रेशियो ए का ऊपर में और बी का नीचे में है कि नहीं? जहां पर कि हम डिफाइन कर दें, ये जो हमने लिखा ये मास का रेशियो हो गया, रेशियो ऑफ मास। कहां पर? अरे जहां पर बात कर रहे हैं वेपर की बात करिए तो वेपर में की बात करेंगे ना। और ये एम ए बटा एम बी जो है वो क्या है? रेशियो है मोलर मास का, एम फॉर मोलर मास, रेशियो ऑफ मोलर मास। इसको नोट कर लो। हो गया सर। सबका हो गया? Yes, sir.
हो गया सर। सबका हो गया? एक मिनट। लिख लो लिखो लिखो। नीट के स्टूडेंट्स का जो कि पेपर होने वाला है ऑफलाइन, उसमें सॉलिड स्टेट भी होगा, लिक्विड सॉल्यूशन भी होगा, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। सॉल्यूशन में आएगा वांट ऑफ फैक्टर के पहले तक, ध्यान से सुन लो। सॉल्यूशंस टॉपिक में वांट ऑफ फैक्टर के पहले तक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने पढ़ा था वहां तक आएगा, और सॉलिड स्टेट पूरा आएगा। लेकिन क्वेश्चन जैसे नीट में आते हैं उसी तरह से होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन होगा। यदि आपने नोट्स भी बढ़िया से पढ़ लिया, जितना पढ़ाया गया, तो आप 100% क्वेश्चन कर सकते हैं। अठारह क्वेश्चन होगा फिजिकल केमिस्ट्री में। ओके सर। चलो भाई, तो हम लोग पढ़ते हैं इसका जो लास्ट टॉपिक है, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। यानी कोई भी एक लिक्विड है, मान लो कि ए एक लिक्विड है और इसमें सॉल्यूट जो है वो बी, और जो बी है वो गैस है कि नहीं? तो घुलेगा। तो हमारे पास बी जो गैस था सॉल्यूट, जिसको कि सॉल्वेंट ए लिक्विड में डाला गया तो सॉल्यूशन बनेगा। तो इस केस में ना हीट लिबरेट होता है, यानी कुछ हीट निकलता है। इट इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यहाँ से कुछ हीट निकलता है, हीट इज लिबरेटेड, एक फैक्ट है। तो हीट लिबरेट जो होता है किसी भी प्रोसेस में, तो हम कहते हैं कि यह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कि नहीं? तो उसको याद कर लेना है, दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब मान लो O2 गैस है और पानी में घोल रहे हो, तो वाटर में जब घुलेगा तो हीट लिबरेट होगा, यानी कि यह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा H का जो वैल्यू होता है लेसर देन 0 होता है, हीट लिबरेट होता है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, कभी कभी पूछता है कि वो कौन सा फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करता है एक गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड सॉल्वेंट में, तो इसको याद कर लेना है। फैक्टर्स affecting solubility of a gas in a liquid solvent। ये पूछता है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो देखो, पहला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। हम लोग देखिए टेम्परेचर। अच्छा बताओ, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक। हीट लिबरेट होता है। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए ना, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी घटती है, यानी कि टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड सॉल्वेंट में घटेगा। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हमेशा ये होता है। अगर केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े होगे तो ली चैटलियर प्रिंसिपल एक होता है, वहां से भी समझ सकते हैं। अभी यस सर। हाँ, टेम्परेचर अगर घटाओ, बताते हैं, टेम्परेचर यदि घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी जो है उसकी बढ़ेगी। ये कहाँ से आता है? तो देखो, हमारे पास गैस था, लिक्विड सॉल्वेंट में उसको हमने ऐड कर दिया तो सॉल्यूशन बना और हीट लिबरेट हुआ, ऐसे हीट लिबरेट हुआ। अब ये एक इक्विलिब्रियम की तरह है, यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो हीट को ना एक प्रोडक्ट की तरह मानो।
राइट हैंड साइड में लिखा है तो इसको एक प्रोडक्ट मानो। एक्सोथर्मिक में जो हीट लिबरेट होता है लिखते हैं ऐसे, उसको प्रोडक्ट मानते हैं, तो इसको आप एक प्रोडक्ट मानिए। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अनुसार यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या, गर्म कर दिया। गर्म कर दिया इसका मतलब हीट का अमाउंट क्या हो गया, बढ़ गया। सीधी सी बात है भाई, अगर आप किसी चीज को गर्म कर रहे हो तो इसका मतलब हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो हीट का अमाउंट बढ़ गया। अब हीट क्या है, रिएक्टेंट मान रहे हो कि प्रोडक्ट मान रहे हो, बताओ। प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट इसका मतलब इनडायरेक्टली आप ऐड कर रहे हो, हीट बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो हीट बढ़ा रहे हो। और प्रोडक्ट ऐड करने पर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट करता है। कुछ याद आ रहा है, एक प्रोडक्ट Yes, बढ़ sir. गया, एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट करता है, बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। तो बैकवर्ड शिफ्ट करेगा इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि गैस और बनेगा। इसका मतलब लिक्विड में निकल करके और लिक्विड से निकल करके भागना शुरू हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम अगर लेफ्ट साइड में जाता है तो गैस सॉल्यूशन से निकल करके भागेगा, यानी सॉल्युबिलिटी घटेगी। और यदि यही अगर टेम्परेचर आपने घटा दिया तो ठंडा कर दिए, ठंडा कर दिया इसका मतलब हीट का अमाउंट आपने कम कर दिया, है कि नहीं। टेम्परेचर घटाया तो ठंडा हो गया, कूल हो गया, हीट का अमाउंट घटा दिया, और हीट तो एक प्रोडक्ट है। तो कभी भी आप एक प्रोडक्ट को निकालते हो तो प्रोडक्ट बनना चाहेगा, यही तो होता है जो आप करते हो। ली चैटलियर प्रिंसिपल में उसका विरोध होता है। तो आप हीट निकाल रहे हो, हीट बनना चाहेगा, एक प्रोडक्ट निकाल रहे हो, प्रोडक्ट बनना चाहेगा, तो बताओ इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, Right side. राइट में। वेरी गुड, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा। कितना तो इंटरेस्टिंग है, फॉरवर्ड शिफ्ट। इसका मतलब दो तरह से एक्सप्लेनेशन है, एक तो थर्मोडायनेमिक्स है। अब चूंकि थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ो इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, हम समझा रहे हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल से। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स या इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा। तो फॉरवर्ड शिफ्ट करने का मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो इस केस में सॉल्युबिलिटी बैकवर्ड अगर शिफ्ट करता है तो घटेगा, और टेम्परेचर घटाने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो इसको याद कर लेना है, नोट कर लो, इसे पूछता है। ये हम लोग समझे कहां से, ली चैटलियर प्रिंसिपल से। सर ऐसा सारा केस में होगा कि लिक्विड में गैस डालेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगा। हाँ जी, बशर्ते वो गैस आयोनाइजेबल नहीं होनी चाहिए। वो गैस जिस फॉर्म में डाले हो उसी फॉर्म में रहनी चाहिए। O2 डाला, O2 ही रहे। देयर शुड नॉट एनी केमिकल रिएक्शन, उठना उठना नहीं चाहिए, डिसोसिएट भी नहीं करना चाहिए। तो गैस गैस ही में रहे, है ना। गैस जो है Yes, गैस, sir. N2 डाला तो N2 ही रह गया। ऐसा नहीं कि कोई और लिक्विड या कुछ और बन गया डालने पर, तो सॉल्युबिलिटी क्या हुई, तो केमिकल रिएक्शन हो गया। चीनी हम No जैसे पानी में होना डालते चाहिए। हैं तो चीनी ही रहता है, तो Yes, केमिकल sir. रिएक्शन नहीं होना चाहिए। हो गया बेटा, Yes. यस ठीक है। तो पहला इफेक्ट आपने देखा। दूसरा, जो आसानी से लिक्विफाइबल गैसेस होते हैं ना, इजिली लिक्विफाइबल,
जिसको हम आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इजिली लिक्विफाइबल गैसेस जैसे NH3 हो गया, CO2 हो गया, जिसका कि वॉन डेर वाल गैस कांस्टेंट ए का वैल्यू हाई होता है। पढ़े हो गए गैसियस स्टेट में, है ना, वॉन डेर वाल कांस्टेंट, ये जो ए होता है, ए इज हाई। ऐसा गैस को जिसका कि वॉन डेर वाल गैस कांस्टेंट ए वाला वैल्यू हाई होता है, उसको हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं। कहाँ पढ़ा था बोलो? गैसियस स्टेट में पढ़ा है? कुछ याद आ रहा यस है? सर। जैसे CO2 का हाई होता है, NH3 गैस का हाई होता है, H2 अगर गैस के फॉर्म में हो तो उसका वॉन डेर वाल गैस कांस्टेंट ए हाई होता है, H2 का बहुत कम होता है, हीलियम का बहुत कम होता है। तो ऐसा गैस जिसका कि वॉन डेर वाल गैस कांस्टेंट ए का वैल्यू हाई है, SO2 वगैरह, CO2 वगैरह, इजिली लिक्विफाइबल गैसेस को कहते हैं। तो उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, हैव मोर सॉल्युबिलिटी। पहले ही से वो भी लिक्विफाई होना चाह रहा है और लिक्विड में डाल भी दिया तो उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, हैव मोर सॉल्युबिलिटी। और इजिली आयोनाइजेबल, gases have also more solubility। यानी कोई एक गैस आसानी से आयोनाइज हो जाए तो आसानी से आयोनाइज होता है ना, तो बेसिकली उसका इक्विलिब्रियम राइट में चला जाता है। जैसे HCl है, गैस था, पानी में डाला तो जैसे ही आप HCl को डालोगे वो टूट जाता है H+ और Cl- में इंस्टेंटली। तो ऐसा गैस तुरंत घुल जाता है, उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये फैक्ट है, याद रखने वाली बात है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनोगे, वो है प्रेशर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विथ इंक्रीज, ऊपर एरो का मतलब इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ ए गैस, solubility increases। देखो, कोई एक सॉलिड जब लिक्विड सॉल्वेंट में हम लोग घोल रहे थे तो प्रेशर का इफेक्ट ना के बराबर था, इनसिग्निफिकेंट था। लेकिन कोई एक गैस आप डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड सॉल्वेंट में तो प्रेशर का इफेक्ट जबरदस्त होता है। यानी प्रेशर बढ़ाने पर, उस गैस का प्रेशर बढ़ाने पर उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ती है, और इसी को एक नाम से पुकारते हैं हेनरीज लॉ। तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद हेनरीज लॉ, नोट कर लो। हो गया सर। ठीक है, अब देखो, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है लॉज, जो कि हम प्रेशर का इफेक्ट पढ़ रहे थे, उसी को हम लोग हेनरीज लॉ के नाम से पुकारते हैं, हेनरीज लॉ। एनसीईआरटी में सबसे पहले इसी की सॉल्युबिलिटी दी हुई थी, लेकिन इसको हम लोग लास्ट में यहाँ पे पढ़ाते हैं, हेनरीज लॉ। पहला स्टेटमेंट लिखोगे, अकॉर्डिंग टू, साथ में लिखते चलोगे, दिस लॉ मोल फ्रैक्शन
of a gas dissolved in a liquid is directly proportional to its partial pressure above its liquid surface या कहो सिर्फ above liquid surface, इट्स लिखने की जरूरत नहीं है, above liquid surface। पहले इसको हम लोग समझेंगे, इसको नोट करो। हो गया सबका? Yes, जी sir. सर। देखो क्या कहता है, देखो सब ध्यान से, कहता यह है कि कोई भी अगर एक गैस लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है, तो गैस जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया, उस गैस का मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर हम कहें x लिखा मोल फ्रैक्शन किसका? गैस का, जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? उस गैस के पार्शियल प्रेशर का। पार्शियल प्रेशर का मतलब ये हुआ कि जो गैस डिसॉल्व हो रहा है उसका अपना प्रेशर। जैसे मान लो कि पानी है और पानी के ऊपर में दो गैस मौजूद है, N2 गैस और O2 गैस। तो अगर आप मोल फ्रैक्शन N2 गैस का देख रहे हो कितना डिसॉल्व हुआ, तो हमें पार्शियल प्रेशर N2 गैस का देखना पड़ेगा, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और O2 वाला जो मोल फ्रैक्शन होगा जो डिसॉल्व हुआ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 गैस एबव लिक्विड सरफेस। यानी मोल फ्रैक्शन गैस का जो लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। पी गैस का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। यानी हम उल्टा भी कह सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर उस पर्टिकुलर गैस का लिक्विड सरफेस के ऊपर में जो होगा, this will be directly proportional to mole fraction of gas that is dissolved in liquid solvent। एक ही बात है। तो यहां से ना एक फार्मूला आ जाता है कि ये जो पार्शियल प्रेशर गैस का लिक्विड सरफेस के ऊपर में है, इट विल बी इक्वल टू एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा जिसको हम KH कहते हैं। तो KH मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन उस गैस का। ये जो फार्मूला आया हेनरीज इक्वेशन के नाम से पुकारते हैं। हेनरीज लॉ के अनुसार ये फार्मूला आया, एंड दिस फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको कि याद कर लेना है। न्यूमेरिकल पर्पस में यही काम आने वाला है, न्यूमेरिकल के लिए, रिमेंबर इट। जहां पर कि वेयर ये जो पी गैस है, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। जो गैस मौजूद है लिक्विड सॉल्वेंट के ऊपर में, उस गैस का पार्शियल प्रेशर। ये एक्स गैस क्या है भाई? तो हम MF लिख रहे हैं। MF का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जिसकी बात कर रहे हैं, डिसॉल्व्ड कहां पर? इन लिक्विड। जो लिक्विड में डिसॉल्व हो चुका है गैस, उसका मोल फ्रैक्शन है कि नहीं। और एक जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया KH, इसी को हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं। हेनरीज कांस्टेंट। अब देख सकते हैं कि
गिवन पार्शियल प्रेशर यानी पार्शियल प्रेशर गैस का यदि कांस्टेंट रहे तो जो मोल फ्रैक्शन गैस का डिसॉल्व होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केएच होगा। कभी कभी ये पूछता है, यानी जिस गैस का केएच का वैल्यू हाई होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, प्रोवाइडेड पार्शियल प्रेशर कंपेरेबल हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। और उल्टा यदि केएच का वैल्यू कम होगा, हेनरीज कांस्टेंट जिसको हम कह रहे हैं, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो ज्यादा होगी। तो इस पर भी थ्योरेटिकल कभी क्वेश्चन पूछता है तो याद रखना है कि नहीं। अब हम देख सकते हैं कि जो यूनिट होगा किसका, यूनिट ऑफ केएच, हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट सोच सकते हैं। देखो मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता तो फॉर्मूले से सोच सकते हैं मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस है तो जो केएच का यूनिट होगा वही है जो कि प्रेशर का होगा, यानी ये यूनिट ऑफ प्रेशर का ही होगा। यूनिट ऑफ प्रेशर, जो प्रेशर का यूनिट होता है लाइक एटमॉस्फेयर पास्कल, वही यूनिट केएच का भी होगा। और केएच जो है ना वो डिपेंड करता है, ये जो केएच है डिपेंड करता है कि कौन सॉल्यूट है, मतलब कौन गैस और कौन सॉल्वेंट है, यानी कॉम्बिनेशन पर। तो इस बात पे भी डिपेंड करता है, यानी कोई एक गैस लिया तो हमेशा उसका केएच का वैल्यू सेम ही होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। केएच डिपेंड्स ऑन गैस एंड सॉल्वेंट। जैसे केबी और याद होगा केबी और केएफ सिर्फ सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी थी, सॉल्वेंट पर डिपेंड करता था, लेकिन हेनरीज कांस्टेंट कौन सा गैस है उस पर डिपेंड तो करेगा ही, कौन सा सॉल्वेंट लिया जा रहा है उस पर भी केएच का वैल्यू डिपेंड करता है। पहले इतना नोट करो। हो गया सर। सबका हो गया? 1 मिनट। लिखो। यस सर। Yes, sir. सबका हो गया बेटा, आगे बढ़े। कोई बोल नहीं Yes, sir. सर रहा। अब जरा देखो हमारे पास जो फार्मूला हुआ, फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है पार्शियल प्रेशर जो गैस का होगा इट विल बी इक्वल टू ए कांस्टेंट जिसको हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं और उसको मल्टीप्लाई करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस से। तो यहां से ये देखा जा सकता है कि यदि हम एक ग्राफ खींचें जिसमें कि वाई एक्सिस पर पार्शियल प्रेशर है, जिसको वाई एक्सिस पर रखते हो उसको वाई मान लो तो ये वाई हो गया, और जिसको एक्स एक्सिस पर रखते हो उसको हम एक्स मान लिए तो y इज इक्वल टू के एक्स, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, है कि नहीं। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन ये ग्राफ होगा, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो जो स्लोप होगा, अगर मान लो ये थीटा है तो यहाँ जो स्लोप आप निकालेंगे स्लोप होता क्या है, tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू किसके बराबर, KH के बराबर। यानी कि अगर थीटा दिया हुआ है तो tan थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करके हम स्लोप वहां से कैलकुलेट जो करेंगे वही हेनरीज कांस्टेंट के बराबर होगा। एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये जो गैस है ना सॉल्वेंट में बहुत ज्यादा नहीं घुलता, यानी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है solubility of a gas is very less in a solvent। लिक्विड सॉल्वेंट में बहुत कम घुलता, बहुत ज्यादा नहीं। ये नहीं कि O2 गैस पूरा 5 किलो लिया और पानी में पूरा घोल देंगे, ऐसा नहीं होता, बहुत कम घुलता है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा पहले ये तो सोचते हैं।
तो अगर मैं कह दूं कि अगर गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है और एन जी ये नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस जो कि डिजॉल्व्ड है, गैस डिजॉल्व्ड, ये अगर ये कह दे, और एन एल, एल का मतलब लिक्विड का मोल, ये जो नंबर ऑफ मोल ऑफ लिक्विड है, तो नंबर ऑफ मोल गैस का प्लस नंबर ऑफ मोल लिक्विड का अप्रॉक्सीमेटली नंबर ऑफ मोल लिक्विड के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, तो गैस का नंबर ऑफ मोल लिक्विड के मोल के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबली स्मॉल होगा, तो नंबर ऑफ मोल गैस को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल लिक्विड के रिस्पेक्ट में। अब चूंकि हमको ये पता है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है ना गैस का या किसी का भी, कैसे निकालते हो, तो जिसका मोल फ्रैक्शन लिखना है उसका मोल ऊपर में और टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे में, मतलब गैस का भी मोल और लिक्विड का भी मोल। तो इसको यदि हम अप्रोक्सीमेट करें ऊपर वाले से, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल गैस का बटा नंबर ऑफ मोल लिक्विड का। तो अब जो हमारे पास फार्मूला है हेनरीज लॉज वाला पार्शियल प्रेशर गैस का, वो हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं केज और मोल फ्रैक्शन जो गैस का डिजॉल्व हुआ, हम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल गैस का डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल लिक्विड का। हालांकि एग्जैक्ट वैल्यू के लिए नीचे में नंबर ऑफ मोल गैस का लिखोगे, लेकिन आंसर पर ना के बराबर फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप यदि नंबर ऑफ मोल गैस का लिक्विड के नंबर ऑफ मोल में जोड़ेंगे तो ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लिक्विड का मोल बहुत ज्यादा होता है और गैस का मोल बहुत कम होता है। तो न्यूमेरिकल में इसका भी यूज आता है, नोट कर लो। हो गया सर। सबका हो गया? यस सर। आगे बढ़ा जाए, चलो। यस सर। तो ये थ्योरी थी। एक चीज याद रखना, क्या याद रखना है, इसी में नोट कर लेना, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि ये जो हेनरीज लॉ है, लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, किसी किसी केस में एप्लीकेबल नहीं होता। कब? व्हेन गैस रिएक्ट्स विथ सॉल्वेंट, या तो रिएक्शन हो, और इट डिसोसिएट्स, या तो टूट जाता हो, तब ये एप्लीकेबल नहीं है। मतलब गैस जिस फॉर्म में डाले थे उसी फॉर्म में रहना चाहिए, टूटना उठना नहीं चाहिए, रिएक्शन नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, व्हेन टेम्परेचर इज लो एंड प्रेशर इज वेरी हाई, यानी प्रेशर यदि बहुत ज्यादा हाई है तो उस केस में भी आपका हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। ये लिमिटेशन है इसका, याद रखने वाली बात है, थ्योरी है, इसको नोट कर लो।
एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। हो गया? Yes, sir. चलो तो अब एक हम लोग न्यूमेरिकल से समझते हैं, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, ये टॉपिक खत्म ही हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट mass of CH4 dissolved at its 10 atm pressure in 10 kilomole। क्या का मतलब किलो? किलोमोल ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, लिक्विड है, दिस लिक्विड सॉल्वेंट, गिवन केएच का वैल्यू दिया है दोनों पेयर के लिए 10 to the power 4 atm। क्या पूछता है? क्वेश्चन में कहता है कि CH4 का कितना मास डिसॉल्व होगा जबकि इसका पार्शियल प्रेशर 10 atm है, और CCl4 जो कि लिक्विड सॉल्वेंट है उसमें डिसॉल्व करना, और उसका मोल दिया है 10 किलो मोल के बराबर, केएच का वैल्यू दिया हुआ। तो नंबर ऑफ मोल अगर CH4 का निकल जाए कितना मोल डिसॉल्व हुआ, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास उसका आ जाएगा। तो कैसे प्रोसीड करोगे? बड़ा आसान है। फॉर्मूला हमारे पास है पार्शियल प्रेशर गैस का, गैस कौन है? CH4, इट इज इक्वल टू केएच, केएच का वैल्यू दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन, वो जो गैस डिसॉल्व हुआ उसको कैसे लिखेंगे? तो नंबर ऑफ मोल उस गैस का, मतलब गैस कौन है? CH4, डिवाइड बाय नीचे में टोटल मोल। लेकिन अभी सिखाया था कि जो गैस डिसॉल्व होगा उसका जो मोल होगा, अमाउंट होगा, लिक्विड के मोल के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबली स्मॉल होगा। तो नीचे में खाली लिक्विड, लिक्विड है कौन? CCl4, वही लिख दिया, नंबर ऑफ मोल गैस का डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल लिक्विड का, जो फॉर्मूला सीखे थे। तो पार्शियल प्रेशर CH4 का दे दिया 10 एटमॉस्फेयर, केएच का वैल्यू 10 का पावर 4 एटमॉस्फेयर, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल CH4 का ये नहीं पता, लेकिन CCl4 का दे दिया 10 किलो मोल। 10 किलो मोल का मतलब सब मोल में लिख रहे हो तो मोल में लिख लोगे, यानी 10 गुने 1000 यानी 10 का पावर 4 मोल, है कि नहीं? तो इसका भी मोल आएगा, ये अगर मोल चाहिए तो ये भी मोल होना चाहिए, यानी 10 का पावर 4 मोल CCl4 था, कैंसिल हुआ, तो नंबर ऑफ मोल CH4 का जो डिसॉल्व होगा वो आ गया 10 मोल के बराबर। क्या पूछता है? इसका मास पूछता है, तो इट्स मास निकाल सकते हैं, मोल गुने मोलर मास, 10 मोल है और मोलर मास 12 4 16 से गुना कर दोगे तो 160 ग्राम आंसर आ गया, नोट कर लो। तो ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया है कि नहीं? तो जो मैंने असाइनमेंट दिया था उसको करके आप लाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। हाँ, तब है कि आप करके लाओगे तभी डिस्कशन हो पाएगा ना, तो उसको आप करके लाओगे तो उसको डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद फिर नया टॉपिक जो आपका शुरू होगा वो होगा केमिकल काइनेटिक्स। नोट हो गया बेटा? बंद करें आज का? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके।